गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो भाई जल्दी, तो लास्ट पॉइंट बताइए क्या था। अरुण सिंह गुड मॉर्निंग। चलो आप पॉइंट बताओ, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज। चलो जल्दी पॉइंट बताओ, क्या पॉइंट चल रहा था इससे पहले वाली क्लास में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या समझ में आ गया था? अच्छा, लास्ट में क्या रिजल्ट था देखते हैं। देखिए मैं एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसका डेरिवेशन आपके आएगा नहीं एग्जाम में, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस बार नहीं आ सकता। बाकी इससे पहले अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ करता, क्योंकि इतने बड़े नहीं आएंगे, मतलब जितना है ज़्यादा से ज़्यादा इस बार कोविड की वजह से 4 लाइन का आएगा, तो डेफिनेटली ये डेरिवेशन आएगा नहीं। फिर भी आप लोग ध्यान रखिए। तो लास्ट ये बन रहा था, ये चल रहा था फॉर्मूला V इज इक्वल टू K Q 4RL, सॉरी शायद 2RL अपॉन R²। लास्ट पॉइंट ये था। अब देखिए डायपोल बनाना है। देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने P इज इक्वल टू कितना होता है 2QL। P इज इक्वल टू कितना होता है 2QL। तो इसमें बनाइए K, ये 2 है ना, थोड़ा इस तरह इनको अरेंज कर दीजिए। 2QL R अपॉन एक मिनट, ये था 2L cos थीटा। तो V इज इक्वल टू K, इसको कर दो 2QL cos थीटा अपॉन R²। अब इस 2QL को क्या, चलो डार्क लिखने का, 2QL क्या है P, 2QL क्या है P। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन R², ये आ जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू ये है 2QL। तो ये था लास्ट। अब इस लास्ट रिजल्ट को ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल थीटा एंगल पे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू 2 KP cos थीटा अपॉन R²। अब इसके अंदर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन बनाते हैं कैसे, देखिए मैं वापस थोड़ा इसको रिपीट करता हूं। ये मान लीजिए प्लस का Q है, ये माइनस का Q है, ठीक है। और यहां पे आपने थीटा R एंगल पे आपने क्या फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल फाइंड किया था। कितना आया था, ये आया है KP cos थीटा अपॉन R²। ओके, अब देखिए कैसे है ये। ऐसे इक्वेटोरियल और एक्सियल देखते हैं। एक्सियल किधर आता है, यहां पे आता है। एक्सियल P पॉइंट इस तरफ आता है एक्सियल। तो एक्सियल इधर आता है ना, देखो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये लो डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा थीटा 0। थीटा कितना हो जाएगा भाई, वापिस देखिए ये पोजीशन है, P पॉइंट पे लाना है तो P पॉइंट धीरे 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 इस तरफ लाना है। तो डिक्रीज होते होते जब ऐसे हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों को बताना है
देखिए एक्सियल पोजीशन पे थीटा कितना हो जाएगा, ऐसे भाई ये है यहाँ पे, तो इसको ऐसे करते करते यहाँ पे लाना पड़ेगा। थीटा कितना हो जाएगा, रिप्लाई करो जल्दी। 0, गुड गुड भाई 0 हो जाएगा यहाँ पे आते हैं। तो आप लिख लीजिए ये एक्सियल पोजीशन, पहला हेडिंग डाल करके एक्सियल पोजीशन, एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री रख दीजिए। V एक्सियल इज इक्वल टू आ जाएगा KP cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, कितना आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। अब देखिए इक्विटोरियल जस्ट क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल को परपेंडिकुलर बनाना है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ तो कितना हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, चलो उधर रख देता हूं मैं। इक्विटोरियल थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, KP cos 90 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। इक्विटोरियल कितना पोटेंशियल है 0, बिल्कुल इसी तरह गुड 90 रखने पर। ओके इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग डाल लो अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। देखिए इनका डेरिवेशन नहीं है लेकिन रिजल्ट है डायरेक्ट, इनका डेरिवेशन नहीं है बट क्या है रिजल्ट है। तो वो यूज भी होएगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होएगा, आगे भी जब पॉइंट स्टार्ट करेंगे उसमें भी यूज होएगा। स्फेरिकल सेल, आपने स्फेरिकल सेल पढ़ा था, मैंने गॉस एप्लीकेशन में बताया था। स्फेरिकल सेल क्या होता है कि फुटबॉल की तरह होता है, अंदर से क्या होता है होलो होता है और सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। क्यों चार्ज दे दिया, तो 3 लोकेशन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था। एक सरफेस के जस्ट आउटसाइड फाइंड किया था, एक बेटा इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखो अभी नया पैटर्न आएगा ना, उसमें तो पता नहीं क्या होगा अब आपके नेक्स्ट जो एग्जाम है। बाकी इससे पहले जो इस चैप्टर का रोल रहा करता था, इसमें एक तो न्यूमेरिकल आता था पोटेंशियल का, वो बता देता हूं मैं, पोटेंशियल का न्यूमेरिकल आता था, ठीक है। और एक बड़ा क्वेश्चन आता था, एक तो 1 मार्क्स में पोटेंशियल का न्यूमेरिकल आ जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप का आता था। जो डेरिवेशन के अंदर ये डायपोल का करवाया था, पहले ये आता था लेकिन इस बार ये नहीं आएगा। अब इसमें जस्ट एक कैपेसिटर हो रहा है टॉपिक, अभी जस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में जो स्टार्ट होएगा ना तो कैपेसिटर का आएगा। क्लियर, तो ये पैटर्न रहेगा। नया पैटर्न क्या आएगा वो तो बाद की बात है, ये बाद में पता लगेगा।
जब पूरे स्कूल रीओपन होंगी, प्रॉपर क्लास चलेंगी, तब गवर्नमेंट क्या एमसीक्यू देती है या फिर सब्जेक्ट कॉपी में लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे सीबीएसई ने तो अपना दे दिया, सीबीएसई के अंदर तो 35 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, बस टिक करना है। 35 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के, उन्होंने तो कर दिया डिसाइड। अपने अभी आरबीएसई में कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, जब तक स्कूल रीओपन नहीं होगी प्रॉपर, पेपर का पैटर्न कुछ नहीं है कि एम्स कैसा आता है वो लास्ट में पता लग जाए। पढ़ना है आपको सारा है, ये टोटल पढ़ो, बाद में नीट वगैरह की तैयारी कैसे करोगे आप, सारा पढ़ो, सीखना है अब आपको, लर्न करना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल, तो फुटबॉल की तरह होता था, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो 3 लोकेशन होती है स्पेरिकल सेल, एक जस्ट आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड। 3 लोकेशन पे क्या फाइंड आउट करनी है आपको, पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो ये बना देते 3 लोकेशन कौन सी है, स्पेरिकल सरफेस बना देता हूं मैं। आर रेडियस, point lies outside the surface, point lies outside the surface। तो आउटसाइड के लिए क्या आएगा, KQ अपॉन स्मॉल r। सरफेस के ऊपर क्या आएगा, KQ अपॉन कैपिटल R, और इनसाइड क्या आएगा, इनसाइड द सरफेस, V इनसाइड भी यही आएगा सरफेस के इक्वली। तो ये रिजल्ट यूज होंगे, इनको नोट कर लो, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होंगे। जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखते हैं अब, एक लिखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ये इस पोटेंशियल का बिल्कुल नीरज कल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद टेस्ट नहीं होगा, बाकी नहीं तो पेपर मंगवाते, कल शायद टेस्ट नहीं है, अगले संडे को होगा।
मंजू कौन से वाले की बात कर रहे हैं? हाँ मंजू, इसके अंदर चार्ज कहां पे हो सकता है? स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हो ना आप? स्फेरिकल, बिल्कुल गॉसियन सरफेस नहीं, चार्ज जो उसकी एक्चुअल सरफेस है वहां पर एडजस्ट होता है, ठीक है? चार्ज उसकी एक्चुअल सरफेस के ऊपर होता है, वो गॉसियन सरफेस बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है? गॉसियन सरफेस वाला चार्ज नहीं चाहिए, उसके अंदर है ना जो स्फेरिकल है एक्चुअल, वो वाला चार्ज चाहिए। वो चार्ज आप प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो लास्ट अपना रिलेशन रहेगा, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया आपने, पोटेंशियल भी पढ़ लिया, हर ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ लिया, तो इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है? और ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो काफी अच्छा टॉपिक है ये एक न्यूमेरिकल, बस आपको डिफरेंशिएशन टाइप माने चाहिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे, देखिए आपने पोटेंशियल वाला ही लगाइए। आप पोटेंशियल का डेरिवेशन कैसे किया था? पोटेंशियल का भाई W फाइंड किया था आपने, भाई W इज इक्वल टू वर्कडन था पोटेंशियल इनटू dr, ये था F एक्सटर्नल इनटू dx, और F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी थी? माइनस के क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। देखिए दो चार्ज होते हैं, एक छोटी टर्म है उसको समझना है। वैसे एक तो क्यू नॉट लगा देते, उसके नीचे जीरो लगा देते, क्यू होता है जनरली, जिसके क्यू जीरो लगा हुआ है उसको बोलते हैं क्यू नॉट चार्ज। इसी तरह एक न्यूमेरिकल और करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे, इसी तरह ये न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, बिल्कुल करवाएंगे अभी, बस इसको समझाकर, क्योंकि आपस में लिंक वाले न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एक क्यू नोट चार्ज होता है जिसके किसी भी क्वांटिटी के है ना, जैसे ए है, यहां ये जीरो लगा दो, इसको ए नोट बोल दो, क्यू है इसके ये लगा दो, क्यू नोट बोलते हैं इसको सिंबल फिजिक्स में, ठीक है? ये सब पता लग गया आपको। और एक है क्यू, देखिए क्या मीन होता है, ये क्यू नोट है ना, ये टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। और ये है सोर्स चार्ज। क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स मींस और टेस्ट मींस क्या होता है? सोर्स मींस है ना जिसका इफेक्ट है, सोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, फोर्स लगा रहे तो फोर्स प्रोड्यूस करने वाला, जिसका जो इफेक्ट है ना वो। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट वैल्यू होती है इसकी, और इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है चार्ज है तो डेफिनेटली सारा इफेक्ट होगा, बट उस पॉइंट के लिए इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, होता नहीं है, क्योंकि चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इधर ध्यान से सुनिए, टेस्ट चार्ज ये टेस्ट करने के काम में आता है, नेम से ही पता लगा, टेस्ट करने की उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है, मतलब इस यूनिट चार्ज क्यू नोट चार्ज को लेके चलते हैं, वहां से लेके आए, यहां से लेके आए, ये टेस्ट चार्ज मतलब उसके लिए, उस पॉइंट के लिए ये पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है। और सोर्स चार्ज उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ऐसे मान लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी साउंड आप तक अप्रोच हो रही है, साउंड क्या हो रही है? आप लोगों तक अप्रोच हो रही है, मैं तो क्या हो गया यहां के लिए? सोर्स हो गया, और आप ऑब्जर्वर जो मेरी साउंड को हियर कर रहे, सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए? टेस्ट चार्ज। ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है? तो आपका इफेक्ट नेग्लिजिबल, ये तो है नहीं, आप बोल नहीं सकते, आपका इफेक्ट हो नहीं सकता, और मेरा इफेक्ट ज्यादा रोल रहेगा, इसका मेजर रोल रहेगा। क्लियर? तो ये टेस्ट चार्ज है। तो क्या फॉर्मूला लगाते थे किसी भी पॉइंट के लिए, आर डिस्टेंस के लिए? ये के क्यू नॉट अपॉन है आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। के क्यू अपॉन स्मॉल आर किसका फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल का। तो इसकी जगह मैं ई भी रख सकता हूं, माइनस ई इंटू क्यू नोट।
अब इसी वैल्यू को रख दो। अब इस f की वैल्यू को यहां पे रख दीजिए आप लोग। पुट द वैल्यू ऑफ f एक्सटर्नल इन इक्वेशन फर्स्ट, w इज इक्वल टू माइनस e q नॉट dr। क्यू नोट को इधर ट्रांसफर करो, E इंटू डी आर। W अपॉन क्यू नोट किसका फॉर्मूला है? वर्क डन अपॉन क्यू नोट। W अपॉन क्यू नोट किसका फॉर्मूला है बताना है आपको, किसका फॉर्मूला है? बस सिंबल लिख दो। W अपॉन क्यू नोट किसका फॉर्मूला है? जल्दी टाइप कीजिए, सिंबल किसका फॉर्मूला है? W अपॉन V का। गुड भाई, W अपॉन क्यू नोट किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल का। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख दूं? पोटेंशियल लिख दूं V। ये आ गया। तो क्या कह रहा था मैं बच्चों, यही तो रिलेशन बनाना है आपको। ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, और सारे को मैंने क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया। यही तो रिलेशन बन गया रिलेशन। तो इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है। तो क्या है इसका मीन समझा देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मान लीजिए आपको क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। देखिए ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूं, ये वेरिएबल के लिए रिलेशन बता रहा हूं। किसके लिए? वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू है ना, दो टाइप से डिपेंडेंसी हो सकते हैं, एक कांस्टेंट होकर के, एक वेरी करके। तो ये वेरिएबल है, क्योंकि ये रिलेशन जितने भी होते हैं सारे रिलेशन किस लिए होते हैं? वेरिएबल के लिए। कांस्टेंट के लिए तो फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट के लिए मैं छोटा सा बना दूंगा। तो ये वेरिएबल के लिए है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या करना चाहिए आपको? माइनस ई डी आर वाला रिलेशन लगाना चाहिए। इसका मतलब ई का पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा उस पॉइंट के लिए? पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर? ये कोई एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बनाना था, ये रिजल्ट बन गया, तो लास्ट में ये रिजल्ट आ गया। तो बच्चों इसी के साथ ही है ना, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं इसका यूजेस करता है न्यूमेरिकल के अंदर, कैसे यूज करें। ठीक है, जल्दी नोट करो। आपको V चाहिए तो ये देखो। अब लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, आपको V गिवन है और E फाइंड करना है। E को एक तरफ करूंगा, बाकी सभी को मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया? E दिया हुआ है, V आ जाएगा। हो सकता है बच्चों E पूछ ले आपसे और V दिया हुआ है, तो क्या करोगे? ट्रांसफर ही तो करते हो आप, सबको ट्रांसफर कर दो इक्वल के इधर। तो V इज इक्वल टू माइनस EDR, माइनस EDR। मेरे को तो E चाहिए, इसलिए ट्रांसफर करो इसको। अब ध्यान से समझिए, प्लस को आप इक्वल की साइड ट्रांसफर करते हो तो क्या बना देते हो आप? रेसिप्रोकल। माइनस, माइनस का क्या बना देते हो? प्लस। मल्टीप्लाई का क्या बना देते हो? डिवाइड। और डिवाइड का क्या बना देते हो? प्लस। चेंज हो जाता है साइन। ऐसे ही डिफरेंशिएशन को इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में चेंज होता है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन तो किस में चेंज होता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किस में चेंज हो जाता है? इंटीग्रेशन। यहां से ध्यान रख लेना, इक्वल के इक्वल होने पर डिफरेंशिएशन किस में चेंज हो जाता है? इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाता है? डिफरेंशिएशन में। तो इस इंटीग्रेशन को इधर करो तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा, डीवी बन जाएगा। और ये क्या बन गया? या फिर देखो इस स्टेप का इंटीग्रेशन करो, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी इधर लग जाएगा, वापस पहले वाली स्टेप आ जाएगी। देखो इसका वापस है ना इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी
और ये आ जाएगा वापस इंटीग्रेशन ऑफ EDR। तो इसका मतलब इसको इधर लिया ना तो DV बन जाएगा। ये डिफरेंशिएशन ही बता रहा है। DV के डिफरेंशिएशन में क्या है, बड़ी वैल्यू की क्या बन जाती है, छोटी वैल्यू, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटी वैल्यू क्या बना देती है, बड़ी वैल्यू बना देती है। तो ये आ गया। मेरे को तो E चाहिए ना, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको एक साइड कर लो। E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, माइनस DV अपॉन DR, ये था। E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। कर लो नोट इसको। ये मैं लिख भी देता हूं, किसी के ऐसे माइंड में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, इतना अच्छा है। मैं ये भी बता देता हूं साथ में, बोर्ड में तो आई नहीं आई बोर्ड क्लास में, लेकिन नीट में फिक्स है। नीट का और जेई मेंस का क्वेश्चन जरूर बनता है, यहां से आता है। नीट और जेई मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है इसका। और जेई का पोटेंशियल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, यहां पे इनको लिखवा देता हूं। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और EV क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, देखिए E और V दो ही तो चीज हैं, आपको V चाहिए। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया है। वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोजीशन के साथ इंटीग्रेशन कर दो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पोटेंशियल का, डिफरेंशिएशन कर दो। इंटीग्रेशन करने पर पोटेंशियल आ जाता है, डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करना है। समझ में आ गया क्या, जल्दी टाइप कीजिए, फिर आगे मैं गुड। चलो, अब आउटलिस्ट सभी लोगों के बहुत अच्छे समझ में आ गया, थैंक यू। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, देखना इसका यूज करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब एक समस्या आने वाली है। R यहां पे पोजीशन वेक्टर है। R क्या है यहां पे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। R का मतलब यहां पे X कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, Y कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, Z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। जब यहां पे X आ जाए तो इसका मतलब V का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, X के रेस्पेक्ट में। जब पोजीशन वेक्टर Y की फॉर्म में आ जाए तो V का Y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब पोजीशन वेक्टर Z के रेस्पेक्ट में आ जाए तो V का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, Z के रेस्पेक्ट में कर देंगे। बट बच्चों जब तीनों आ जाए या दोनों आ जाए, X Y Z, तब क्या करोगे, तब भी डिफरेंशिएशन ही करते हैं। लेकिन जब तीन चीजों का एक साथ डिफरेंशिएशन करते हैं उसको पार्शियली डिफरेंशिएशन कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब तीन क्वांटिटियों का X Y Z तीनों का एक साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस डिफरेंशिएशन का नाम है पार्शियली डिफरेंशिएशन। बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये जो डिफरेंशिएशन था उससे सेम है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है बस। तो आप टेंशन मत करो, मतलब ये अकेले x के रेस्पेक्ट में आता है तो आपको डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे आप करते थे। x दे रखा है तो x के रेस्पेक्ट में, y दे रखा है तो y के रेस्पेक्ट में, z है तो z के रेस्पेक्ट में। बट मैं क्या कह रहा हूं, पोजीशन वेक्टर x y z तीनों के रेस्पेक्ट में है तो आपको डिफरेंशिएशन तीनों के रेस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, अब देखो तो मैं आगे इसको पोजीशन वेक्टर देखो। अब आप इफ
इन इफ पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में हो, एक साथ तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो थोड़ा अलग टाइप से होता है। इसको लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, ये लो। तो ये जो ट्राइंगल का साइन आ रहा है, अब ध्यान से समझिए, इसके बाद में इस ट्राइंगल के साइन को बोलते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उल्टा ट्राइंगल है, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। देखो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ही बता रहा है। आप सोचो सर क्या लगा रहे, ये डिफरेंस, लेकिन ये कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन को बता रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो इस डेल को कंप्लीट कैसे लिखते हैं, देखो ये देखो, आप तो अच्छे से लिखना, बस ये थोड़ा सा अलग है। ये जो मैं बना रहा हूं ऐसे, देखो कैसे बना रहा हूं, ये साइन थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का, ये सी की तरह बनाया है, ऐसे ऐसे घुमा करके। ये डिफरेंशिएशन है, ये किसका उसके लिए तो सिंपल डी लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन इसको घुमा करके थोड़ा ऐसे करना है। इसका मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन। इसको कंप्लीट फॉर्म लिखे तो डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि तीनों एक साथ रहेंगे ना, इसको भी डेल अपॉन डेल वाई बोलते हैं। ये जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ गया के कैप। इसका मतलब ये होता है, देखो आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, जब आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये कहना चाह रहा है। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं उसमें रख देता हूं यहां पे ई वेक्टर इज इक्वल टू वी से मल्टीप्लाई करेंगे डेल, डेल की वैल्यू ये है, माइनस चल रहा था, तो डेल अपॉन डेल एक्स। ये v है, v अंदर मल्टीप्लाई कर लो आई कैप, तो क्या जाएगा, v से मल्टीप्लाई करते तीनों से होगा j कैप। ये लो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है, जैसे आप पहले ही करते थे। मैंने क्या कहा, इसमें आपको तो एक्स्ट्रा ये ध्यान रखना है सर, इसमें तीन चीजें एक साथ आ गई, x y z। पहले आपकी जो डिफरेंशिएशन आते थे केवल एक में ही आता था, या तो x में आता था या किसी में भी एक में, t में आता था, किसी में भी आता था, एक फंक्शन में आता था। तो इसमें दो तीन एक साथ आ गए, तो उसको कहते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। आपको करना है v के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। v का करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या ध्यान रखना है, ये कहना चाह रहे, दोबारा सुनिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में पहले की तरह ही, लेकिन अब y z को क्या मानना है, कांस्टेंट। जब x के रेस्पेक्ट में करो ना डिफरेंशिएशन, तो y z को क्या मानना है, कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान दो, जब y के रेस्पेक्ट में करो तो x z को कांस्टेंट मानना है, जब z के रेस्पेक्ट में करो तो x y को कांस्टेंट मानना है। इस तरह आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब जो आएगा ना, एग्जाम्पल से समझाएंगे आप। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से पता लगेगा। potential in space v is equal to x square y square z square plus 3xyz volt. Potential in the space v is equal to x square y square plus
3xyz वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। P पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो ये कोऑर्डिनेट है x, y और z। x जहां पर भी 1 रख देना, बाद में y की जगह 0 रख देना, z की जगह कितना रख देना 1। देखिए कैसे करते हैं, टाइम भी कम है, मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने की, लेकिन फिर भी नहीं होगा तो कल वापस डिस्कस करेंगे इसको मंडे को। अब लगाइए आप फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, V आपको गिवन है, कौन सा लगेगा? अब कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए? देखो इक्वेशन देखिए, पोटेंशियल देखिए, ध्यान से इधर देखिए, विजिबल होना है सभी को। एक तो सारे लोग इधर देखो, टाइम कम है, विजिबल होइए सारे जल्दी। ओके देखिए V इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz। अब ये है ना सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखो आपको E फाइंड करना है तो मैं दो फॉर्मूले थे, E इक्वल टू यही लगा देता, dv माइनस dv अपॉन x में इक्वेशन होती पूरी dv अपॉन dx लगा देता, y के फॉर्म में इक्वेशन होती तो dv अपॉन dy लगा देता, z में होती तो dv अपॉन d। बट प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों है, इसमें x भी है, y भी है, z है, इसलिए कौन सा लगेगा? ये लगेगा। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये तब एप्लीकेबल है तीनों चीज हो ना। देखो इसमें तीनों आ रहे हैं, 1 2 3, अदरवाइज क्या लग जाता? y z नहीं होता तो यही लग जाता, y होता तो ये लग जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इनको लिख लीजिए आप लोग। इसका मतलब ये समझ में आ गया आपकी, ये लगेगा कि सर ये लगाना चाहिए आपको, आई कैप प्लस डेल v अपॉन y, j कैप प्लस डेल v अपॉन ये लीजिए सब, ठीक है। ये भी क्या है? वही v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बट y z को क्या करना है? कांस्टेंट। y का डिफरेंशिएशन करना है, z ऐसे, v यहाँ पे रखना है, v की वैल्यू ये रख दो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे। तो मैं स्टूडेंट इधर ध्यान दो, इसमें रखूंगा ना v की वैल्यू, देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ, तो एक बहुत बड़ी लाइन बन जाएगी। इससे ऐसा क्या करते हैं, इसको छोटा पार्ट कर देते हैं। पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, इसमें डेल v अपॉन डेल x, ताकि फिर बाद में यहां रख दूंगा। देखो यहाँ पे ये पहले x वाला कर लेता है, x के एक बता देता हूं, आ जाएगा समझ में। डेल अपॉन डेल x, v है ना, v की वैल्यू कितनी है? ये रही, ऐसे ही रखते थे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xyz। अब देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। पार्शियली डिफरेंशिएशन है, क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएशन। पार्शियल में क्या बताया था? नीचे x है, इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएशन। जब y z को क्या मानना है? कांस्टेंट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो बाकी रिमेनिंग को सबको क्या मानना है? कांस्टेंट। देखिए अब देखिए सेम वही करना है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर का कितना जाएगा डिफरेंशिएशन? 2x, वही पहले करते थे। x स्क्वायर का कितना जाएगा? 2x। y स्क्वायर का बच्चों कितना आएगा? मैंने क्या कहा था, जब x के रेस्पेक्ट में करो तो y z को क्या मानना है आपको? कांस्टेंट। इसलिए y स्क्वायर क्या बन गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो क्या आएगा? 0। z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, भाई z स्क्वायर कितना आएगा? 0 प्लस 3xyz। देखो इसमें x है, x की पावर जब 1 होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1। तो 3 × 1 तो yz। कि सर इसका 0 नहीं, अरे इसमें x है, इसमें x है तो इसलिए x का कितना हो गया? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? 3yz। ऐसे करना है डिफरेंशिएशन। तो ये शायद समझ में आ गया। बस ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करना है, ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में करना है। अब टाइम हो गया, ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कल डिस्कस करेंगे वापस से इसी क्वेश्चन को। भाई आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो यहाँ पे तो 2x आ जाएगा, ये कांस्टेंट तो इनका 0 आ जाएगा। इसमें देखो x है इसलिए 0 नहीं हुआ कि सर इसमें y z कांस्टेंट है 0। अरे नहीं, जब x होता है उस इक्वेशन में तो बाकी बचे हुए सारे कोफिशिएंट